HPTGD कमीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 39 होगी। पिछले 38 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है तो आप हमें व्हाट्सएप करना, आपको लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा। और अगर आप सोचते हैं कि अंतिम कुछ समय में आपको बेस्ट प्रेपरेशन करने को मिले तो आप पेड क्रैश कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ीस जो है अब कम कर दी गई है क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज़ हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करना। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कमेंट करके ज़रा बताना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारत का संविधान जो है, मूलतः उसमें कितने भाग हैं। ठीक है, ये आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अमेंडमेंट्स जो भी हो रहे हैं उनसे कितने भाग हो रहे हैं, कितने अनुच्छेद हो रहे हैं, कितनी अनुसूचियां हो रही हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि मूलतः यानी कि जब संविधान बना तो कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी, एटसेट्रा। तो बिल्कुल सही आंसर जो है इस क्वेश्चन का दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 8 जो है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में वर्णन हमें देखने को मिलता है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए एंड सो ऑन। उसके बाद दोस्तों, महात्मा गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह निम्नलिखित में से कौन तीन कठिया प्रथा से संबंधित है? तीन कठिया प्रणाली का मतलब क्या होता था कि अगर सपोज करो किसी के पास 20 बीघा ज़मीन है तो 3 बीघा उसे नील की खेती करनी ही पड़ती थी। इसे बोला जाता है तीन कठिया प्रणाली। ठीक है, और इससे क्या होता था कि नील की खेती से ज़मीन जो है ये बंजर होती थी, क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं ये पूरी ज़मीन को, मतलब यहाँ से खनिज तत्व जो हैं उन्हें सोख लेता था। तो इसी के चलते किसानों ने विरोध किया, लेकिन अंग्रेज़ों को नील की ही ज़रूरत होती थी क्योंकि वो ब्रिटेन भेजते थे। तो इसी के चलते ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो चंपारण सत्याग्रह है तीन कठिया प्रणाली से जुड़ा हुआ है और इसमें मुख्य रूप से 1917 में महात्मा गांधी जी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और काफ़ी फेमस हुआ था ये चंपारण सत्याग्रह है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग डैश है। अब दोस्तों ये अक्षांश और लैटिट्यूड्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्मल सा मैं यहाँ पे मैप बना रहा हूँ। सपोज करो ये है पृथ्वी, ठीक है, तो ये है भूमध्य रेखा जो बिल्कुल सेंटर में होती है। इसके समानांतर ऐसे ऐसे रेखाएं होती हैं आगे आगे एंड सो ऑन। तो ये जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं इनको बोला जाता है लैटिट्यूड्स। और ये जो बीच में दूरी आपको दिख रही है हर एक रेखा के बीच में, तो इस रेखा के बीच की दूरी हम डिनोट करते हैं लगभग 111 किलोमीटर। ठीक है, और अगर हम इसको माइल्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 69 माइल्स, क्योंकि एग्जामिनर काफ़ी आजकल आपके दिमाग से खेलते हैं, हो सकता है किलोमीटर की जगह मील दे दे, तो 69 मील याद रखना। और देशांतर भी देख लो, ये जो दोस्तों इस तरीके की लाइंस होती हैं ये होते हैं देशांतर, लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो पजल मत होना। उसके बाद दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट, मस्जिदें या फिर कोई भी, जैसे ताजमहल का निर्माण या फिर आगरा में लाल किले का निर्माण, ये सारे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो दिल्ली में लाल किला है, ठीक है, ये तो काफ़ी फेमस है। इनफैक्ट अगर मैं इस बात करूं कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण किला कौन सा है जो सरकारी महत्व का है, तो लाल किला आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक मोती मस्जिद देखने को मिलती है, इसका निर्माण करवाया था दोस्तों औरंगज़ेब ने, और इसे जिंदा पीर कहा जाता था मुसलमानों के द्वारा, क्योंकि दोस्तों मुस्लिम धर्म से ये इतना प्रभावित था
कि इसने काफ़ी सारे हिंदुओं का भी धर्म परिवर्तन करवाया था, काफ़ी सारे ईसाइयों का भी, एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला नियमित व्यापार संघ संचालित किया था? दोस्तों एक ट्रेड यूनियन बनाई थी बेसिकली, और वो ट्रेड यूनियन इतनी ज़्यादा फेमस है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो पहला नियमित व्यापार संघ जो है ये संचालित किया था दोस्तों बीपी बाडिया के द्वारा। तो बी इज़ राइट आंसर। और आपको ये याद रखना है कि इनके द्वारा फाउंड किया गया था मद्रास लेबर यूनियन, जो कि काफ़ी पुराना एक लेबर यूनियन है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 1918 में इसकी स्थापना की थी। इसको अच्छे से देखना, क्वेश्चन यहाँ से बार बार बनते हैं। भारत के कौन से गवर्नर जनरल ओवेन मेरिट के नाम से कविता लिखते थे, यानी कि जो भी कविता लिखते थे उसमें अपना नाम ओवेन मेरिडिथ मेंशन करते थे? तो इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये भी पास किया था, यानी कि जो भी इंग्लिश के अलावा भाषाएं हैं भारत की, स्थानीय भाषाएं, उनमें न्यूज़पेपर्स बैन हो गए थे। अमृता बाजार पत्रिका जो है रातों रात उसने अपनी भाषा जो है इंग्लिश कर दी थी। तो दोस्तों एक काफ़ी हास्यास्पद बात है ये। सपोज़ करो आप हिंदी में न्यूज़पेपर कोई पढ़ते हो, ठीक है, तो सपोज़ करो आप ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ते हो दैनिक भास्कर हिंदी वाला, और जब आपके घर अखबार आए अगले दिन तो अचानक से वो इंग्लिश, तो आप तो चौंक जाओगे। उस समय भी ऐसा ही हुआ था। जैसे ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, जो न्यूज़पेपर थे जैसे अमृता बाजार पत्रिका, इसको इंग्लिश में ही कर दिया गया। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लॉर्ड लिटन की। ये ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसे उच्चतम विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है, यानी कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर? जितने भी ऑफिसर हैं पूरे इंडिया में जो लॉ से संबंधित हैं, कानून से संबंधित हैं, विधि से संबंधित हैं, उनमें सबसे बड़ा अधिकारी तो दोस्तों ऑब्वियसली जो सरकार का अधिकारी होगा, यानी कि जो सरकार को रिप्रेजेंट करता है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। आई थिंक महान्यायवादी इन्हें बोला जाता है हिंदी में, तो आप चेक कर लेना। और इस समय जो अटॉर्नी जनरल हैं इंडिया के, कमेंट करके ज़रा बताना, क्योंकि करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इस समय अटॉर्नी जनरल कौन है इंडिया के? उसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के सबसे करीब है? ऊपर मैंने जस्ट डिस्कस किया कि यह है पृथ्वी और ये बिल्कुल बीचों बीच रेखा होती है, इसे बोला जाता है भूमध्य रेखा। तो इसके अगर नज़दीक देखूं ऐसे, तो इन चार ऑप्शंस में से सबसे नज़दीक कौन सा शहर है? तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों सिंगापुर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में अधिकांश जनसंख्या डैश धर्म का अनुसरण करती है? दोस्तों इसके पीछे मैं कारण भी बताऊंगा कि यहाँ पे इतना ज़्यादा ये धर्म क्यों है। तो फिलहाल आपको याद रखना है, बिल्कुल सही आंसर है बौद्ध धर्म के लोग काफ़ी ज़्यादा हैं श्रीलंका में, क्योंकि सम्राट अशोका ने अपनी पुत्री और पुत्र को भेजा था धर्म का प्रचार करने के लिए, यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका। और इतने पुराने समय से ही यहाँ पे बौद्ध धर्म प्रमोट किया गया, तो आज भी यहाँ पे बौद्ध धर्म काफ़ी ज़्यादा है। मराठा काल के दौरान ग्राम प्रशासन के लिए कौन सा अधिकारी जिम्मेदार था? यानी कि जो भी गांव में कुछ एक मैनेजमेंट्स होती थी या फिर एडमिनिस्ट्रेशंस हुआ करते थे, इन चीज़ों को कौन देखता था मराठा साम्राज्य में? तो मराठा साम्राज्य भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। पाटिल हुआ करता था एक अधिकारी, उसको पाटिल बोला जाता था, वो सारे गांव का प्रशासन देखता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के बाहर स्थापित किया गया? तो दोस्तों इंडियन एसोसिएशन इंडिया में ही, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ये भी दोस्तों कहाँ पे? इंडिया में ही। इंडिया लीग ये भी इंडिया में ही। लेकिन ये जो बी ऑप्शन है दोस्तों ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसी की तर्ज पर ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया गया था। तो इसमें इम्पोर्टेंट बातें आपके लिए जानना ये हैं
कि दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने ही बुक लिखी थी जिसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि धन निष्कासन समझाया था। और इन्होंने बोला था कि भारतीय जो हैं प्रति व्यक्ति आय सालाना 11 से 18 रुपये है, ठीक है। बाकी लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है एस्टेब्लिश किया गया था। और दोस्तों दादा भाई नौरोजी जो हैं ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद का भी हिस्सा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी इन्होंने चुनाव जीते थे जाके। निम्नलिखित में से कौन नेता चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? तो ऊपर हमने देखा था चंपारण सत्याग्रह के बारे में, 3 कठिया प्रणाली एंड सो ऑन 1917 में शुरू हुई थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपको पता होना चाहिए कि चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कौन कौन से नेता थे। महात्मा गांधी जी को तो छोड़ो, वो तो सबसे प्रमुख थे, लेकिन उनके साथ कौन कौन थे ये याद रखना। दोस्तों ये दोस्तों अनुग्रह नारायण सिन्हा जो हैं ये भी महात्मा गांधी जी के साथ थे। जेबी कृपलानी, ब्रज किशोर प्रसाद, ये भी, यानी कि तीनों ये प्रमुख नेता थे किसके? चंपारण सत्याग्रह के। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं। 1928 में एक सत्याग्रह हुआ था, बारदोली सत्याग्रह, उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। भारत में आर्थिक उदारीकरण डैश से शुरू हुआ था। तो कब से शुरू हुआ था ये? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था। औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन, यानी कि सब्सटेंशियल चेंजेस इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। अब इसमें है क्या? 1991 में हुआ क्या? नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे और इंडिया की जीडीपी जो है इतनी लड़खड़ा गई थी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, ये आने ही वाली थी अनुच्छेद 360 के तहत। लेकिन उस समय जो दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो इन्होंने एक मॉडल निकाला, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी बाहर की कंपनियां थीं, अमेरिका की या फिर जो भी हैं, वो बड़ी आसानी से इंडिया में आने लगी 1991 में, और इंडिया जो है एक अच्छी जीडीपी फिर बन गया। उसके बाद नेक्स्ट है एक समानांतर अर्थव्यवस्था, यानी कि काला धन का अस्तित्व डैश, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल इकोनॉमी, ब्लैक मनी डैश। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा, ये क्या करता है? मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावी बनाता है। यानी कि जो काला धन है, जैसे काला धन अगर किसी के पास होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, चाहे लोन महंगे हो रहे हैं चाहे सस्ते हो रहे हैं, तो वो तो अपने हिसाब से ही काम करेंगे, तो फिर कोई ज़्यादा बड़ा प्रभाव नहीं रहता जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं। तो इस तरीके से देखो, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? अगेन दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों ये जो नगर पालिकाएँ हैं जिन्हें इंग्लिश में म्यूनसिपैलिटीज़ कहते हैं, तो ये दोस्तों भाग 9 का ए, ठीक है, इसमें ये शामिल है। तो आपको ये पता होना चाहिए। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है आपको याद रखना कि ये आया था 74वें संविधान संशोधन 1992 में, और 73वां संविधान संशोधन 1992 जो है पंचायतों से संबंधित था। बाकी 243 से लेकर के 243 ZG तक यही सब कुछ हमें देखने को मिलता है, यानी कि म्यूनसिपैलिटीज़। उसके बाद दोस्तों ये साइंस का क्वेश्चन है, किसी ग्रह की कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अगर सपोज करो ये है सूर्य का ऑर्बिट, ठीक है, ये सूर्य है और इसके आसपास अगर कोई ग्रह एक चक्कर लगा रहा है अपने ऑर्बिट में, तो ये जो दूरी है सबसे ज़्यादा, इस दूरी को क्या बोला जाता है? इस दूरी को बोला जाता है दोस्तों एफेलियन, जिसे हिंदी में अपसोर कहा जाता है,
ठीक है, और सबसे नज़दीक उपसोर पेरिहिलियन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन वल्लभी विजय निम्नलिखित में से किस शिलालेख में पाई जाती है? हर्षवर्धन ने जब वल्लभी पर विजय पाई तो एक शिलालेख खुदवाया था, उसमें ये सब कुछ वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो वह कौन सा इंस्क्रिप्शन था, कौन सा शिलालेख था? वो था दोस्तों नवसारी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन या फिर शिलालेख, ठीक है। उसके बाद किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई थी? पहले तो कमेंट करके जरा बताना नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। अब नाबार्ड के बारे में जानिए कि दोस्तों एक छठी पंचवर्षीय योजना आई थी, उसमें नाबार्ड को एस्टेब्लिश करने की बात की गई थी, क्योंकि एक कमेटी थी, ठीक है, बी सेवारामन कमेटी। तो इस कमेटी ने बोला था 1981 में कि एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो कृषि के लिए हो, एग्रीकल्चर के लिए हो, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के लिए हो, ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए हो। तो फिर जाके 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड एस्टेब्लिश किया गया था, तो इसको भी याद रखो। और छठी पंचवर्षीय योजना याद रखो। विनिवेश आयोग के पहले अध्यक्ष थे, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन, तो इसके चेयरमैन थे दोस्तों, इनका नाम है जीवी रामकृष्ण। और ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी सरकार इन्वेस्ट कर रही है वेरियस सेक्टर्स में, उसको वापस लाया जाए, यानी कि उसे रिमूव किया जाए। और प्राइवेट कंपनीज जो भी होती हैं वो इनमें इन्वेस्टमेंट करे, जैसे रेलवे वगैरह आप देख रहे हैं आज के समय में इसका निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन। उसके बाद दोस्तों किस कंपनी की प्रतिस्पर्धी स्थिति को द्वारा बेहतर बनाया जाता है? यानी कि कॉम्पिटिटिव पोजीशन जो है किसी भी कंपनी की अगर इम्प्रूव करनी हो तो क्या किया जा सकता है? ग्राहकों की ज़रूरतों को समझना और उन्हें पूरा करना। सपोज करिए हम पेड क्रैश कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम इन पेड क्रैश कोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाएं स्टूडेंट्स तक, ताकि कम जो राशि है उसमें और अच्छे से तैयारी कर सकें हर एक स्टूडेंट, तो हम समझेंगे कि स्टूडेंट्स को ज़रूरत क्या है। पहली ज़रूरत कि घर पर बैठ के तैयारी करना चाहता है हर कोई स्टूडेंट, दूसरी ज़रूरत कम राशि, ठीक है, और तीसरी ज़रूरत इमीडिएटली रिस्पॉन्स, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप व्हाट्सएप करो इमीडिएटली। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों कुछ एक जो समझनी पड़ती हैं, ठीक है। तो डी इज़ राइट आंसर। बाकी पेड क्रैश कोर्स की जानकारी व्हाट्सएप पर जरूर लीजिएगा, कितनी फीस है, कितनी वैलिडिटी रहेगी, क्या क्या मिलेगा एंड सो ऑन। इस वीडियो की फ्री PDF फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ज़रूर मांग लेना क्लास नंबर बोल के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।